जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कतर की, जो एक इस्लामिक देश है और खाड़ी का देश है और भारत को आंखें दिखा रहा था। उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। कतर के पर कतरे भारत ने, और कतर आया घुटनों पर भारत के। और कतर जो है उसने देखी भारत की उभरती, बढ़ती, चढ़ती वैश्विक ताकत। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल क्या है कि कतर एक ऐसा देश है जो सारे विश्व में जिहादियों को प्रमोशन देता रहता है। अभी जो इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी में, वो उसके पीछे सबसे बड़ा ब्रेन और सबसे बड़ा फाइनेंसर कतर ही है। दूसरा बड़ा फाइनेंसर, दूसरा बड़ा ब्रेन है ईरान। ये दोनों के दोनों ऑयल रिच कंट्री हैं और कतर के पास तो दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस भी है। तो खूब मालेमाल कंट्री है, खूब पैसा है इसके पास, कतर के पास। इसलिए जितने भी हमासी बड़े बड़े नेता हैं या विश्व के सबसे बड़े बड़े जिहादी नेता हैं, उन सारों का हेडक्वार्टर कतर ही है। कतर में वो लोग सब बड़ी बड़ी मतलब लेविशली लाइफ लीड करते हैं और बड़े ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। सबके पास बड़े बड़े बंगलो है वहाँ पर कतर में, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं, बंगलो है, गाड़ी घोड़ा सब है उनके पास। और सबका रहनुमा, जितने भी विश्व में आतंकवादी हैं, सबका रहनुमा, सबसे बड़ा रहनुमा है कतर। क्योंकि इसके पास बहुत अनाप शनाप दौलत है। इसके पास नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, इसलिए इसके पास बहुत पैसा है। लेकिन इसमें एक बड़ी कमजोरी भी है। वो कमजोरी है कि इसकी डिफेंस फोर्सेस बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। इसलिए इसने अमेरिका के चरण छूकर, अमेरिका के शरण में जाकर अमेरिका का एक डिफेंस बेस अपने यहाँ बना रखा है। क्योंकि इसको डर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके खिलाफ। तो इसने उसी डर को चक्कर में अमेरिका का एक वहाँ नेवल बेस, आर्मी नेवल बेस और डिफेंस बेस वहाँ पर रखा है। अमेरिका को ऑब्लाइज कर रहा है, अमेरिका को पैसा दे रहा है और अमेरिका बहादुर भी वहाँ पर है इसके पास, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। अब क्या है कि कतर ने तो बोल दिया कि 8 जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं भारत के, उनको फांसी की सजा दी जाएगी, जबकि उनका कोई गलती नहीं है। जबरदस्ती बिना कोई वजह के उनको फांसी का ऐलान कतर ने किया था पिछले महीना, 1.5 महीना पहले। वो क्यों किया था? क्योंकि महीना भर हुआ, महीना सवा महीना हुआ उस बात को। क्योंकि भारत जो है शुरुआती दौर में, जैसे ही ये 7 अक्टूबर की घटना घटी, इजराइल के खिलाफ हमास ने आक्रमण किया, इजराइल के हजारों निर्दोष लोगों को मार दिया, तत्पश्चात अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी वगैरह इजराइल को सपोर्ट किए। उनके भी पहले भारत ने सपोर्ट किया था। 7 अक्टूबर की घटना है और भारत ने 8 अक्टूबर को ही सपोर्ट कर दिया था। जैसे ही यह न्यूज आई कि हमास आतंकवादियों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया है, तैसे ही भारत ने सर्वप्रथम, जो 1-2 कंट्री होंगे सारे दुनिया में, सबसे पहले भारत ने इजराइल को समर्थन दिया था। हमास आतंकवादियों को निंदा किया था भारत ने। और सारे के सारे हमास आतंकवादी फंडेड बाय कतर। उनका सबका हेडक्वार्टर भी कतर में ही है। तब कतर चिढ़ गया। जब चिढ़ गया तो उसके 2-4 दिन पश्चात ही कतर ने मीडिया के जरिए से खबर भेज दी सारे दुनिया में कि हमारे पास जो भारत के रिटायर्ड 8 नेवी ऑफिसर हैं, वो यहां जासूसी कर रहे थे और उनको हम फांसी देंगे। अर्थात बेकसूर लोगों को वो फांसी देगा। और वो देखिए मजे की बात, यहां जो सब फ्री ट्रायल कोर्ट होता है वहां नहीं है वो सब, वहां तो राजशाही है। आज भी इंपीरियलिज्म है वहां पर, कोई लोकतंत्र नहीं है। ना वो कम्युनिस्ट कंट्री है,
ना गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहां राजशाही है, राजा का शासन। वो जो मुंह से निकल गया, ना कोई संविधान है ना कोई कानून है, जो मुंह से निकल गया वही फाइनल है, राजशाही। तो राजशाही की तरफ से आ गया कि हम भारत के रिटायर्ड 8 नेवी ऑफिसर को हम फांसी देंगे। अरे भाई उनका क्या कसूर है? आप 2-3 साल पहले आप जिस कंपनी को आप ऑथराइज किए थे या टेंडर दिए थे, आपके नेवी के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए जिस कंपनी को आप ऑथराइज दिए या ठेका दिए, उस कंपनी ने भारत के रीडिंग अखबारों में ऐड दिया था कि भारत के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हमको चाहिए, हमें कतर की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए। उसमें भारत के कुछ रिटायर्ड नेवी ऑफिसर ने अप्लाई किया, आपके वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उन्होंने सिलेक्ट किया, वो वहां ट्रेनिंग दे रहे थे, उनका क्या कसूर है? आपने मांगा एडवर्टाइजमेंट, आपकी कंपनी ने मांगा, उन्होंने अप्लाई किया, वो सिलेक्ट हुए, वो गए और वहां ट्रेनिंग भी दे रहे थे, अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनका तो कोई कसूर था नहीं। जबरदस्ती, चूंकि हमास आतंकवादियों के खिलाफ भारत ने सर्वप्रथम विश्व में आवाज उठाई थी, इजराइल को समर्थन किया था, इससे आप छिड़कर भारत के खिलाफ, भारत के रिटायर्ड नेवी अफसरों के खिलाफ आपने एक नौटंकी रची कि वो हमारे देश के विरुद्ध जा रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। देखिए इसमें भी पैच है। जिस कंपनी को आपने ट्रेनिंग देने के लिए, जिस कंपनी को आपने हायर किया, आपने उसको भी पकड़ा है, लेकिन चंद रोज के बाद उसको तो छोड़ दिया। मतलब अगर गलती भी थी तो जो मेन सरदार था गलती करने वाला, उसको कैसे आप छोड़ दिए? और जो नीचे जो सबऑर्डिनेट है, जो कर्मचारी है, जो दाल रोटी के चक्कर में वहां गए हैं, आप उनको फंसा दिए और बोल दिए कि हम उनको फांसी देंगे, जबकि वहां भारत के जैसे ट्रायल कोर्ट नहीं है कि भाई नीचे का लोअर कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, कुछ नहीं है वहां पर। सब कुछ राजा है, वहां का जो अमीर है वो ही है। तो भारत ने जैसे ये खबर आई, भारत ने मांगा कि हमें डिप्लोमेटिक एक्सेस दीजिए, हमें बताइए किस गुनाह पर आपने उनको पकड़ कर जेल में ठूस दिया है। खाली मीडिया में खबरें आती गई, तैरती रही, लेकिन ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन वो लोग दिए नहीं। उनको मालूम है अगर ऑफिशियली कम्युनिकेशन देंगे तो वो ज्यादातर खोजबीन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि किस गुनाह से आपने पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा, बताइए, प्रूफ दीजिए, इत्यादि इत्यादि। वो कतर दे नहीं सकेगा, इसलिए उसने वो सब कहे हवा में छोड़ दी बात कि उन्होंने गुनाह किया, जासूसी की, इजराइल के समर्थन में जासूसी की, हम उनको फांसी देंगे, बस। तब भारत ने अपनी डिप्लोमेसी चाल चली। एस जयशंकर हमारे काबिल विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अपनी कूटनीति का सहारा लिया और कूटनीति के जरिए से दबाव बनाया। दबाव कैसे बनाया मैं अब इसके ऊपर बता रहा हूं। नेचुरल गैस जो सबसे बड़ा विश्व का उत्पादक है, प्रोड्यूसर है कतर, उसी के ऊपर उसकी इकोनॉमी डिपेंड है। वो नेचुरल गैस का जो विश्व में सबसे बड़ा क्रेता है अभी भारत, 25% उसकी 25% नेचुरल गैस भारत कतर से ही इंपोर्ट करता है। जितना वो एक्सपोर्ट करता है उसका 25% अकेला भारत खरीदता है। भारत ने बोला अच्छा ठीक है, अगर तुम जबरदस्ती और जानबूझकर और झूठे आरोपों में हमारे भारत के रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को फंसाओगे तो तुम्हारा इलाज भी करना हमें आता है। तो भारत ने क्या किया, वेनेजुएला जो और एक दूसरा बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है, उससे बात कर ली, अफ्रीकन कंट्रीज लोगों से बात कर ली, और वो लोग तैयार हो गए और सस्ते में तैयार हो गए। देखिए मजे की बात, थोड़ा ठीक है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हम लोग का ज्यादा आएगा, लेकिन वो भी सस्ते में तैयार हो गई। तब कतर देखा रहे मेरा तो सबसे बड़ा ग्राहक जो है वो रूठ गया हमसे, तो हमारी तो वो जानता है कि गलती सारी तुम्ही ने की है। इसके अलावा अमेरिका उसको समझा दिया कि अभी भारत से पंगा मत लो, भारत से अगर पंगा लोगे तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, पंगा पड़ेगा महंगा। ये बात अमेरिका बहादुर ने कतर को समझा दिया, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम्हारे यहां से मैं मिलिट्री बेस लेकर चला जाऊंगा ओमान, और तुम देखते रह जाओगे बाद में तुम्हारी जो हालत होगी, वो क्या क्या कौन कौन क्या हालत करेंगे, तुम खुद सल्टोगे, तुम खुद निपटोगे। तब वो डर गया कतर, अरे रे बाबा मेरे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जितने ये जिहादी कंट्री है ना मिडिल ईस्ट में, जितने भी हैं, वो सारे के सारे जानते हैं कि लड़ाई के मैदान में हाँ हमारे पास तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, पढ़ाई हमने की नहीं है,
खाली बयानबाजी करते, खाली बड़ी बड़ी बातें बोलते, मुल्ला मौलवी की भाषा बोलते, लेकिन वो सब हमसे कुछ होगा नहीं। तो अभी तक अमेरिका के साये में रहकर उसका जो डिफेंस बेस को, मिलिट्री बेस को हिसाब से ये अपना दिखा रहा था बहादुरी। लेकिन जैसा अमेरिका ने बोला कि तुम अगर भारत के साथ में पंगा लोगे तो तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा, तब वो सोच लिया कि अरे ये तो बात मामला उल्टा पड़ गया। और दूसरा, जो भारत अपने दूसरे सोर्स भी तलाश कर लिया, वेनेजुएला से और अफ्रीकन कंट्री से देगा नेचुरल गैस, वो देखा ग्राहक भी चला जा रहा है, चला गया, ऑलरेडी एग्रीमेंट भी हो गया है। वो देखा ग्राहक भी गया, उधर अमेरिका भी बोल रहा है मैं मिलिट्री बेस हटा लूंगा, ये तो सारी तरफ से तो मेरे पर आफत आ गई। तीसरा और एक अंदर की बात मैं बता रहा हूं कि इजराइल और हमास के अंदर में अभी जो टेम्पररी युद्ध विराम होने की जो चर्चा है, या हो गई है या होने वाली है, उसमें कतर बड़ा मध्यस्थी का भूमिका निभा रहा है। लेकिन उसको भी अमेरिका बहादुर ने बोल दिया है, इजराइल ने भी बोल दिया है कि भारत से पंगा मत लो। अगर भारत नहीं चाहेगा तो ये जो सीज फायर है बिटवीन हमास एंड इजराइल, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज इजराइल भारत का दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे परमानेंट दोस्त है, सदाबहार दोस्त है। इजराइल ने साफ साफ उसको बोल दिया है ये सब काम जो है तुम्हारी गलती है, भारत के साथ में तुम जो पंगा लिए हो वो सब चलेगा नहीं, भारत के साथ में दोस्ती रखना पड़ेगा, भारत के घुटनों पर, भारत के चरणों पर पड़ना पड़ेगा। तो तब कतर दिखा, अरे बाबा मैं तो चारों तरफ से घिर गया हूं, इधर ये हमासी जो है हमारे यहाँ बैठे हैं, वो समझौता भी मैं करा नहीं पा रहा हूं, इधर अमेरिका भी बोल रहा है डिफेंस बेस वो हटा देगा, उधर भारत भी दूसरे देशों से पैक्ट कर दिया है नेचुरल गैस का, मैं तो चारों तरफ से फंस जाऊंगा। और एक मजेदार बात यह है, कतर की टोटल आबादी है करीब 30 लाख, 30 lakhs, उसमें 25% आबादी है भारत की लोगों की। 7.5 लाख भारतीय आज के दिन कतर में है, वो डिफरेंट जॉब कर रहे हैं, कोई मेडिकल लाइन में है, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में है, कोई किस लाइन में है, कोई क्लरिकल लाइन में है, कोई ऑफिशियल लाइन में है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट में है, इत्यादि इत्यादि। 7.5 लाख कतर की पॉपुलेशन जितनी है, 30 लाख वहां की पॉपुलेशन है, उसमें 7.5 लाख भारतीयों की पॉपुलेशन है वहां पर। वो सब काम के जॉब के हिसाब से वो लोग गए हैं, और सारी कतर का सारा मैनेजमेंट एक्चुअल देखा जाए, सब तरह का इंटरनल मैनेजमेंट सारा का सारा भारतीयों के हाथ में है। और इजराइल ने बोल दिया कि मैं 1 लाख लोगों को लूंगा भारत से, एम्प्लॉयमेंट भी दूंगा। तो कतर देखा कि यहां से अगर तुरंत 1 लाख आदमी अगर यहां से चले गए तो मेरी तो इकोनॉमी वैसे ठप हो जाएगी, यहाँ तो वहां कतर में तो कोई आदमी काम करने वाला है नहीं एफिशिएंट। तो चारों तरफ से घबरा गया कतर और घुटनों पे आ गया, और लास्ट में उसने हामी भर ली कि ठीक है, तो हामी भी क्या भरी, जिससे उसकी थोड़ी इज्जत भी रह जाए। उसने बोला कि ठीक है, चूंकि डिप्लोमेटिक एक्सेस हम भारत को देंगे और वो अपील कोर्ट में जा सकते हैं। अर्थात वो अपील कोर्ट में अभी तक तो कुछ ना तो कोई डिटेल्स भी दिया है कि किस जुर्म में कैसे किनके, सब कुछ भी नहीं दिया था भारत को, लेकिन अब वो तैयार हो गया है कि जो 8 नेवी रिटायर्ड ऑफिसर जो भारत के हैं, जो जेलों में बंद है, उनको हम डिप्लोमेटिक एक्सेस देंगे और उनको अपील के लिए अलाउ भी करेंगे। वही तो भारत बोल रहा था कि आपको क्या कसूर बताइए, चार्जशीट दीजिए, डिप्लोमेटिक एक्सेस दीजिए, अपील कोर्ट में जाने के लिए परमिशन दीजिए। जो भारत चाह रहा था वो तो वो चाह लिया वही। अर्थात भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत, ग्रोइंग वर्ल्ड पावर को वो समझ गया है, और अमेरिका ने और इजराइल ने उसको समझा दिया है। और एक बात बता रहा हूं, आज दुनिया में जितने इस्लामिक कंट्री हैं, 57-58 देश हैं, उनमें सबसे बड़े, जो सबसे ज्यादा पावरफुल देश हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा धन दौलत संपदा है, वह सऊदी अरब और यूएई। ये दोनों के दोनों देश भारत के अभी बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने भी कतर को समझा दिया, क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसा कंट्री है, मक्का मदीना दोनों वहां पर जो विश्व में इस्लाम के जो सबसे बड़े मतलब तीर्थ स्थान है मक्का मदीना, वो दोनों के दोनों सऊदी अरब में है, और इस्लाम भी वहीं से आरंभ हुआ था। तो सऊदी अरब चाहता है कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। मेरे को अच्छी तरह से याद है 1973 में जब अरब इजराइल वार हुआ था, अरब इजराइल का वार हुआ था 1973 में,
उस वार के अंदर में बारंबार मीडिया में आ रहा था कि सारे विश्व में उस समय तेल की काफी किल्लत हो गई थी, सारी दुनिया में बहुत कमी आ गई थी और तेल की रेट आसमान छू रही थी। सब कुछ मुझे अभी तक पूरा याद है। और बैलगाड़ी में बैठ के पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय जनसंघ के लीडर, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म ही नहीं हुआ था 1973 में। भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म 1980 में हुआ और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ के नेता के हिसाब से, एक सांसद के हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी ने बैलगाड़ी पर बैठकर संसद भवन पहुंचे। तो उस समय पूरा फ्रंट पेज में सब पेपरों में उनके अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो आई थी। कई लोग साइकिल पर पहुंचे, कोई घोड़ा गाड़ी में पहुंचे, कोई घोड़े पर पहुंचे, कोई पैदल पहुंचे, इस तरह, क्योंकि पेट्रोल की क्राइसिस उस समय सारे विश्व में आ गई थी। और उस समय बारंबार मीडिया में आ रहा था कि आगामी 30-35 साल के अंदर अंदर में पेट्रोल खत्म हो जाएगा सारी दुनिया से। ये मैं बात बता रहा हूं 1973 की। और अभी 1973 को बीते हुए हो गया 50 साल, अभी चल रहा 2023, अर्थात 50 साल जा चुके हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि और शायद 10, 12, 15 साल या 20 साल का वो पेट्रोल होगा। जो नीचे से, जो जमीन के नीचे से जो पेट्रोल निकलता है अरेबियन कंट्री में, वो शायद 10, 15, 20 साल का और होगा, क्योंकि 35 साल तो पूरा हो चुका है, 50 साल पूरा हो चुका है, और 10, 15, 20 साल में तो खत्म होना ही है। सब चीज का एक अंत तो होना ही है। तो इसलिए सऊदी अरब ने सोच लिया कि हमारी जो इकोनॉमी, अब ऑयल बेस्ड इकोनॉमी नहीं रखेंगे, पेट्रोल पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। तभी अभी सऊदी अरबिया ने भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ था, उसमें एक प्रस्ताव वहां उस समय सर्वसम्मति से पास हुआ कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। और मिडिल ईस्ट, जो भारत से जो साजो सामान जाएंगे पानी के जहाज पर, वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट के जरिए से जाएंगे, इजराइल के जरिए से भी जाएंगे और यूरोप तक पहुंचेंगे। और ये जितनी मिडिल ईस्ट कंट्री है, विशेषकर सऊदी अरब और UAE, ये दोनों उसमें भाग लेना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि अपनी अर्थनीति को थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा जाए। पेट्रोल तो खत्म हो गई, 10, 12, 15, 20 साल में खत्म होना ही है, तो दूसरी तरफ अगर अपने देश की इकोनॉमी को नहीं मोड़ेंगे तो बाद में भविष्य अंधकार में सऊदी अरब को दिखता है। इसलिए सऊदी अरब, UAE को भी भारत चाहिए, अमेरिका को भारत इसलिए चाहिए क्योंकि अमेरिका चाइना से चिढ़ा हुआ, चाइना की ग्रोइंग पावर अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो चाइना के ऊपर ब्रेक देने के लिए, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए चाइना को चाहिए भारत, UAE सऊदी अरब को चाहिए भारत, और विश्व के सर्वमंगल के लिए भी चाहिए भारत। और भारत की उभरती सामरिक क्षमता, उभरती ताकत, उभरती अर्थनीति, आज विश्व में उसका डंका बज रहा है। इसीलिए कतर देखा और कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ से वो घिराव में आ गया और कतर ने भारत के सामने हथियार डाल दिए, अर्थात सरेंडर हो गया, अर्थात अपील कोर्ट में अपील करने की परमिशन दे दी। अर्थात चंद दिनों के बाद या चंद महीनों में भारत के वो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर, जिनको जानबूझकर कतर ने जेलों में पटक रखा है, उनकी रिहाई तय है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।